हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें कवर करेंगे और उसके साथ राष्ट्रपति की शक्तियां, उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों को भी पढ़ते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में संघ से संबंधित है। इसके अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 52 से लेके 151 तक के अनुच्छेद भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। भाग 5 में ही राष्ट्रपति का भी वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वह 52 से लेके 61 तक के अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, इस अनुच्छेद को पढ़ने से पहले यह समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद आखिर लिया कहाँ से गया था, किस देश से राष्ट्रपति का पद लिया गया था संविधान बनाते समय। तो वह था ब्रिटेन से लिया गया था। ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति का पद लिया गया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 52 जिसमें राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत गणराज्य का राष्ट्राध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा। यह संघ अर्थात केंद्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होगा। तो यहाँ पर यह क्लियर हुआ कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघ या केंद्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और देश का संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के विषय में बताया गया है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है, जो कि सेनाओं का प्रमुख होता है। जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, इन तीनों ही सेनाओं का राष्ट्रपति प्रमुख होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। आपको यहाँ पर बता दूं कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के सम्राट से लिया गया है। जिस तरह के वहाँ के ब्रिटेन के राजा रानी होते थे, उनकी शक्तियाँ सीमित होती थी, उसी तरह से वहाँ से यह पद लेने के बाद राष्ट्रपति की भी शक्तियाँ सीमित हैं। राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और कार्यपालिका जो कि राष्ट्रपति की होती है उसका सारा कार्यभार, उसका सारा प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 54 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं जो राष्ट्रपति को चुनते हैं? उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तथा सभी राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं इस निर्वाचक मंडल में, जिसके जरिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बता दूं कि साल 1992 के पूर्व अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्य की विधानसभाएं ही शामिल होती थीं, परंतु 1992 के 70वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें एक नई व्यवस्था लागू की गई। इसके अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है 1992 के 70वें संशोधन अधिनियम में। तो इस तरह से अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 57 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है। एक राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका सबसे अधिक कार्यकाल था, जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे
और भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार अनुच्छेद 57 में आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार एक राष्ट्रपति चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में राष्ट्रपति की कौन-सी योग्यता होनी चाहिए उनके चुनाव के लिए, यह बताया गया है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, वह पागल नहीं होना चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए और वह संघ और राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की कुछ शर्तें हैं, जिसमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता वह रखता हो। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई प्रत्याशी अपना नाम देता है, तो कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा उसे प्रस्तावित किया जाना चाहिए और कम से कम 50 लोगों द्वारा उसे अनुमोदित होना चाहिए। तभी वह चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। जैसे कि अभी आपने अनुच्छेद 58 में देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव के पद की कुछ शर्तें हैं, जिसमें कम से कम उसे 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और यह मतदाता जो उसे प्रस्तावित करेंगे, जो उसे अनुमोदित करेंगे, वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं, लोकसभा, विधानसभा के सदस्य ही इस प्रत्याशी को जानेंगे कि यह प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने योग्य है या नहीं। तब वह 50 मतदाता उसे प्रस्तावित करेंगे और 50 मतदाता वह उसे अनुमोदित करेंगे कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने योग्य। इसके बाद वह संघ और राज्य के दिन कोई लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। यह राष्ट्रपति के पद की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। तो अनुच्छेद 59 में आपने देखा कि राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 60 जिसमें राष्ट्रपति की शपथ के विषय में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद धारण करने के बाद उसे शपथ लेना होगा और वह शपथ किसके सामने लेगा? वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उस अवस्था में वह उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेगा। तो इस तरह अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। तो ऐसे तो है नहीं कि कोई राष्ट्रपति को बिना वजह के हटा देगा। तो राष्ट्रपति पर यूँ कहें कि तभी महाभियोग लगाया जा सकता है जब वह सिद्ध करे कि राष्ट्रपति ने संविधान का पालन नहीं किया है, तभी आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की कुछ प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक क्या है कि राष्ट्रपति को उन पर महाभियोग लगाने से पहले उन्हें 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति को यह बताना होगा कि आप पर हम लोग महाभियोग लगाने जा रहे हैं, इसकी सूचना देनी होगी और जिस पर उस सदन की, चाहे जिस सदन के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो राज्यसभा के हो, उस सदन के चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तभी आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। उसके बाद संसद के उसी सदन जिसने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर है, उसी सदन में इस महाभियोग का प्रस्ताव पेश करके उस पर 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव भी देना होगा और इसके बाद उस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। तब दूसरा भी सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाले प्रस्ताव भी 2/3 बहुमत से पारित होने चाहिए। तब जाकर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करेंगे और तब आप उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 62 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 62 में बताया गया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। तो राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य में सबसे पहले उनके नियुक्ति संबंधी अधिकार को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसमें राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति कर सकता है, तो जितने मेन पॉइंट हैं, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को लिए। वैसे तो राष्ट्रपति बहुत सी चीज़ों की नियुक्ति करते हैं, परंतु जो जरूरी है उन्हीं को इसमें लिया गया है, उन्हीं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो इस तरह राष्ट्रपति बहुत से लोगों की नियुक्ति करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, जिन्हें कुछ प्रमुख विधायी शक्तियाँ मिलती हैं। पहले तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति चाहे चाहे संसद के सत्र को बुला सकता है। लोकसभा भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और दोनों ही सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो यह राष्ट्रपति को प्राप्त विधायी शक्तियां हैं। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने की भी राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति आवश्यक। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की सहमति के यह विधेयक थे, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमाओं, नाम में परिवर्तन संबंधी विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, ऐसे कराधान जिस पर राज्य हित जुड़े हों प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण कुछ विधेयक है जो इसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती, तभी वह पास होते हैं। अध्यादेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 123 में क्या बताया गया है कि अध्यादेश, जो कि अनुच्छेद 123 में बताया गया, इसके अनुसार कुछ निम्नलिखित परिस्थितियां होती हैं जब अध्यादेश लागू किया जाता है। तो संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो तब अध्यादेश लागू किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, उस अवस्था में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार के समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब अध्यादेश लागू करना जरूरी होता है, जिसमें राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची में संबंधित विषयों पर भी अध्यादेश जारी करता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब अध्यादेश लागू किया जाता है तो इसकी अवधि 6 सप्ताह की होती है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो वह अध्यादेश कानून बन जाता है, और यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद की बैठक के 6 सप्ताह बाद ही अध्यादेश समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, जो कि अनुच्छेद 72 में बताई गई हैं कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान शक्ति मिली, इस क्षमादान शक्ति से वह किन किन को क्षमा कर सकता है। तो राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराई गई किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती। फ्रेंड्स, यह दंड, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण के कुछ अलग ही मायने होते हैं, क्योंकि कानून में इसकी अलग अलग पहचान दी गई है। तो इस तरह से इन सब के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अब चलिए देखते हैं राष्ट्रपति कब आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपात उपबंध के तहत भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित शक्तियां होती हैं और वह किन अवस्था में आपातकाल लगा सकता है। तो अनुच्छेद 352 में यह लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने पर या फिर भारत या उसके किसी भाग पर सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण देश के किसी भी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत।
वहीं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से अलग कर दिया गया है। यह भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र सफल हो गया है और राष्ट्रपति उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है, इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या फिर उसके बिना राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 में यह बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय शाखा या वित्तीय स्थिरता संकट में है, तब भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लगा सकता है।